दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ये आपका ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। इसमें हम सिंपल से लेकर डीप में पढ़ते हुए चले जाएंगे। दूसरी बात है कि इसमें थोड़ा सा अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। मैपिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, मैपिंग कर लेंगे इसमें। इसमें आपके सारे के सारे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपकी देश आ जाएंगे, कॉन्टिनेंट आ जाएंगे और ओशियन आ जाएंगे सारे के सारे, ठीक है जी। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल सी अर्थ के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए अर्थ जो है उसकी शेप कैसी है हमारे की, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, पहले ही अर्थ की जो शेप है वो कैसी है आपको पहले यही पता होना चाहिए। तो अर्थ की जो शेप है पूरी तरह ना तो गोल है, ठीक है, और चपटी तो हो ही नहीं सकती। पृथ्वी की जो शेप है वो जियोड है, जिसको अंडाकार बोल देते हैं, ठीक है। जियोड है, अंडाकार है। दूसरी बात, पृथ्वी की जो गतियाँ हैं, जो मूवमेंट है, वो दो तरह से, एक तो रोटेशन है, ठीक है भाई। इंग्लिश लिखने में गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। दूसरी रिवोल्यूशन है, ठीक है जी, जिसको हम एक तो परिभ्रमण या घूर्णन बोल देते हैं, ठीक है। और ये परिक्रमा होती है जो सूर्य के चारों तरफ करती है पृथ्वी, ठीक है। एक तो खुद की होगी जो 24 घंटे में कर लेती है, ठीक है। हालांकि 23 घंटे 56 मिनट होते हैं, तो 24 घंटे में आसानी से समझने के लिए। दूसरी बात है जो रिवोल्यूशन है, जो सूर्य की सन ऑर्बिट है, जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, अर्थ का जो ऑर्बिट है, ठीक है, वो 365 दिन में, 365 दिन 6 घंटे। वो 6 घंटे वही है जो हम लीप ईयर बनाते हैं 4 साल के बाद, 4 जोड़ करके ऐसे करके 24 घंटे हो जाते हैं उसमें, तो एक लीप ईयर हो जाता है 29/5 को, ठीक है जी। तो जो दूसरी बात है रेवोल्यूशन वाली, जो परिक्रमा अर्थ का ऑर्बिट है, उसकी शेप आपको पता होनी चाहिए। तो वो भी जियोड है, ठीक है। वो भी ऐसे आपने देखा होगा, वो भी जियोड है, उसकी आकृति भी ऐसी है, अंडाकार है। तीसरी चीज़ आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि अर्थ जो है अपने खुद की जो गति करते हैं, खुद की जो मूवमेंट है, और जो सूर्य के चारों तरफ वाली जो मूवमेंट है उसकी जो गति है किस तरफ से किस तरफ है। वेस्ट से ईस्ट है, ईस्ट से वेस्ट है। तो ये पश्चिम से पूर्व है, वेस्ट से ईस्ट है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट है। ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, इसको समझने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। अपने हाथ की आप शेप बना सकते हो, उसको वेस्ट से ईस्ट घुमा सकते हो। ये बिल्कुल चीज़ आपके समझ में आ जाएगी। सिंपल तरीका है, ये आप कभी भी नहीं भूलोगे। अपने हाथ की जो शेप है वेस्ट से ईस्ट, ऐसे करके जब जैसे बॉल को घुमाते हैं ना, किसी को क्रिकेट की बॉल होती है, तो उससे आप समझ जाओगे ऐसे करके, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो पृथ्वी की जो दोनों गतियाँ, अर्थ की जो दोनों हैं, खुद की गति भी जो 24 घंटे वाली है, ठीक है, जो घूर्णन गति जिसको बोलते हैं रोटेशन, ठीक है, और परिक्रमा जो सूर्य की परिक्रमा करती है जिसको रिवोल्यूशन बोलते हैं, दोनों की दोनों वेस्ट से ईस्ट हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, हालांकि बेसिक है ये चीज़, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात है अर्थ का आप शेप देख सकते हैं, ठीक है। अर्थ का जो अगर हम बीच में से इसकी रेखा खींचें तो ये यहाँ से यहाँ बैठता है इसका, नॉर्थ पोल साउथ पोल। हालांकि ऐसा नहीं है, अर्थ का जो इस तरह से है, ये इस कारण से है कि अर्थ अपने अक्ष पे, अपना जो इसका एक्सिस है, ठीक है, अपना जो अक्ष है इसका, इस 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी के कारण जो है, इस चीज़ को अगर आप समझ जाओगे, इसी के कारण जो है हमारे दिन रात में अंतर आते हैं, ठीक है। इसी के कारण जो गर्मी सर्दी का मौसम है उसी हिसाब से ये चीज़ें, हालांकि वो चीज़ें रिवोल्यूशन के हिसाब से भी हैं। और दूसरी चीज़, अगर एक्स पे जा ना झुकी हो तो दिन रात जो हमारे होते हैं तो बिल्कुल बराबर होते, ठीक है। गर्मी सर्दी का तो उसी हिसाब से ज़्यादा लॉजिक, तो ये दोनों ही कारण है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे आ जाते हैं पृथ्वी की जो मैं बता रहा हूँ, इसको ग्लोब को हम मैप के रूप में खोल देंगे, मानचित्र के रूप में, तो ऐसे दिखेगी। ये आप अपना एटलस भी साथ में ले सकते हो, एटलस में आप देख सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा साफ क्लियर हो जाएगा, ये चीज़ देख लो, इससे ज़्यादा साफ आसानी से पता चल जाएगा। अब इसमें क्या है, ये ग्लोब का पूरा मानचित्र के रूप में है। ये जो चीज़ है इस तरफ वाली, ये इस तरफ मिल जाएगी, ठीक है। गोलाई को हमने एक मैप के रूप में खोल दिया है। मानचित्र में मैप में आ जाते हैं हम। इसमें आपको देखिए, सबसे पहले तो आपको सिर्फ एक सिंपल चीज़ पता होनी चाहिए। कोई भी मैप अगर आप देखें तो देखिए, यहाँ पर जैसे नॉर्थ है, ठीक है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये रीजनिंग में भी कई बार क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। ये नॉर्थ हो गया आपका, साउथ उसके नीचे होगा, ईस्ट हमेशा इस तरफ रहेगा, और ये वेस्ट। किसी भी मैप को देखने का आपका ये तरीका है,
ठीक है जी। उसके बाद है आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, कलर दूसरा ले लेता हूँ इसमें। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है चीज़ों के लिए, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर आपने देखा होगा कि ये एक तो इस तरह की रेखाएं आपको दिखती हैं, हालांकि काल्पनिक रेखाएं, वास्तविकता में पृथ्वी के अर्थ के ऊपर कोई भी रेखा नहीं है। दूसरी इस तरह की, ठीक है, जैसे खरबूजे को बीच में से काट दिया जाता है, इस तरह खरबूजे के ऊपर जो रेखाएं होती हैं, ठीक है जी। इनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति आपने देखा भी होगा, आपने नाम भी सुना होगा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, जो इन चीज़ों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। किसी देश की स्थिति जानकारी के लिए, ठीक है, टाइम जोन के लिए, ठीक है, कॉन्टिनेंट के लिए, ठीक है, आइलैंड के लिए, इन चीज़ों की वास्तविक स्थिति पता लगाने के लिए इन चीज़ों को वो किया गया, एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी के नक्शे के ऊपर खींची गई, वास्तविकता में अर्थ के ऊपर ऐसी कोई रेखा नहीं है। अब जो इस तरह है, ये आपने देखा होगा, इस तरह की जो रेखाएं हैं इससे लेकर के ऊपर तक जो जाती हैं इनको लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है, नीचे तक भी आती हैं इस तरह, ये लैटिट्यूड बोलते हैं इनको, ठीक है, लेटी हुई रेखाएं ये एक तरह से। और ये जो है इसको इक्वेटर बोल देते हैं हम, इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर, और हिंदी में इसको बोल देते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है जी, या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। ये 0 डिग्री है, इससे ऊपर जब आप जाओगे तो 90 डिग्री तक, ठीक है, इससे ऊपर अगर आप जाओगे तो यहाँ 90 डिग्री तक ये मिलेंगे आपको, 90 डिग्री तक, 90 डिग्री पे पोल आ जाता है, नॉर्थ पोल, और यहाँ पे 90 डिग्री पे आ जाता है आपका साउथ पोल। तो इक्वेटर जो है पूरे की पूरे अर्थ है जो, इसको 2 हिस्सों में बांट देती है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, और इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, या साउथ हेमिस्फीयर। ये इसको पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देती है, ठीक है। ऐसे ही लॉन्गिट्यूड है, इसमें 0 डिग्री है, जो लंदन के, ब्रिटेन में जो लंदन है उसके ग्रीनविच से गुजरती है, ये टाइम जोन के लिए है, ठीक है। ये ऐसी जो रेखाएं आपको मिलेगी इस तरह की, ठीक है जी, और इस तरफ भी मिलेगी, इनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, जो लंबी तरफ से आ रही है, ये लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है। ये जो मैंने बताया था आपको 90 डिग्री यहाँ साउथ पोल, 90 डिग्री ऊपर, ठीक है, ये टोटल हो जाती हैं, इसको मिला करके 181, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूड है इसमें 0 डिग्री यहाँ है, ठीक है, इससे इस तरफ आप चले जाएंगे तो आपको 180 डिग्री मिल जाएगी, और इस तरफ आप जाएंगे तो 180 डिग्री इस तरफ मिल जाएगी। ये 180 डिग्री और 180 डिग्री दोनों एक ही रेखा है, इसको 360 डिग्री बोल देते हैं। जैसे आप किसी भी जो आपने सर्कल ले रखा है उसको 360 डिग्री में, 360 डिग्री का ही कोण बनता है, इसको ऐसे बांटा गया है, ठीक है। और अर्थ का जो है इसको डिग्री में मापते हैं हम, अंश के रूप में मापते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी सी बाद में करूँगा लॉन्गिट्यूड वाली, पहले हम लैटिट्यूड की बात कर लेते हैं। तो ये हो गया आपकी इक्वेटर, 0 डिग्री है, मैंने आपको बता ही दिया, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर ये हो गया इसमें, ठीक है जी। उसके बाद 90 डिग्री तक ये ऊपर चला गया और 90 डिग्री तक नीचे आ गया, और ये हो गया 181 हो गए, ठीक है। अब इसमें है कुछ इसमें जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं, ठीक है जी। एक तो ये है 23.5 डिग्री, जो मैंने बताया था कि अर्थ अपने इस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर बोलते हैं, ठीक है जी, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम कर्क रेखा, कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये इक्वेटर हो गया आपका, भूमध्य रेखा मैंने बता ही दिया, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, या विषुवत रेखा हो गई आपकी, और 23.5 डिग्री नीचे है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, मकर रेखा, मकर संक्रांति के बारे में आपको पता होगा, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब ये 23.5 डिग्री इसी हिसाब से लिया गया है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो जितने भी अर्थ की सिस्टम है, जैसे कि जो हम बात ग्रासलैंड है सारे के सारे, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं जो सारे के सारे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पूरी की पूरी समझ जाएंगे, ठीक है जी। जो वेजिटेशन है तो सारी की सारी चीज़ें इसी हिसाब से हैं।
अब ऊपर एक हालांकि ये भी है, आर्टिकल सर्कल भी दे रखा है 66.5 पे, ये उसके वेजिटेशन के लिए है, ये अंटार्कटिका सर्कल भी ले रखा है। ठीक है जी, इस चीज़ को आपको समझना है जो बीच वाला है। ठीक है, लैटिट्यूड की हम बात कर रहे थे, अक्षांश रेखाओं की हम बात कर लेते हैं, पहले चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये तो है आपकी 0 डिग्री, जिसको इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, उसके बाद है जो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई, इसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, जो इंडिया के बीच में से गुजरती है, कर्क रेखा जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद आपकी कैप्रिकॉर्न होगी, 23.5 डिग्री होगी, 23.5 डिग्री नॉर्थ में ये और साउथ में ये होगी। ठीक है, ये होगी आपकी 0 डिग्री, और यहाँ पे नॉर्थ पोल पे होगा 90 डिग्री, और यहाँ साउथ पोल पे होगा 90 डिग्री। ठीक है जी, अब जो हम चीज़ें बोलते हैं, सूर्य को उत्तरायण बोल देते हैं, सूर्य उत्तरायण होगा, सूर्य दक्षिणायन होगा, समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस, इस हिसाब से हम बोलते हैं। जबकि सूर्य एक जगह स्थिर है, पृथ्वी की जो गतियाँ वही बदलती हैं, लेकिन हम समझने के लिए इसको ऐसे ही बोलते हैं कि जहाँ पर सूर्य की जो रेज हैं, जो सीधी रेखाएं पड़ती हैं, उसी हिसाब से हम देखते हैं। तो सूर्य की जो सीधी रेखाएं हैं वो 21 मार्च को पड़ती हैं 0 डिग्री पर। ठीक है, उसके बाद सूर्य उत्तरायण हो जाता है, ऊपर की तरफ जो सूर्य किरणें 21 जून को यहाँ पर सीधी रेखा पड़ती है, इसके आगे नहीं जा पाता क्योंकि पृथ्वी की जो झुकाव है उसी हिसाब से है। उसके बाद फिर क्योंकि अर्थ चक्कर भी लगा रही है ऐसे ऑर्बिट में, फिर सूर्य से आ जाता है 3 महीने बाद यहीं पर 23 सितंबर, क्योंकि पृथ्वी गतियाँ बदलती हैं, मूवमेंट अपनी ही बदल रही है, और जो ऑर्बिट में है घूमने की 365 दिन है उसी हिसाब से ही बदल रही है, तो ये उसी हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। उसके बाद 22 दिसंबर को यहाँ चला जाता है, जिसको विंटर सोलिस्टिस बोल देते हैं। 22 दिसंबर ऑस्ट्रेलिया में और जो साउथ हेमिस्फीयर दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना इन देशों के आसपास। ठीक है, हमारे यहाँ ये सबसे छोटा दिन है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 जून। 21 जून हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन है। ठीक है, तो पृथ्वी की गतियों के कारण जो सूर्य की सीधी रेखा है वो यहाँ तक जा पाती है, इनके बीच में। ये सबसे गर्मी ज़्यादा प्राप्त करता है, जिसको ट्रॉपिक्स बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो सारी चीज़ें समझ जाएंगे। अच्छा, इसमें 3 महीने का समय देखिए, 21 मार्च से 21 जून 3 महीने का, और 21 जून से फिर 23 सितंबर तक 3 महीने का टाइम है, फिर 23 सितंबर से 22 दिसंबर तक 3 महीने का टाइम, फिर 22 दिसंबर से 21 मार्च तक 3 महीने का टाइम। इसलिए 4 ऋतु हैं, ये आपको पता ही भी होंगे, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। ये इसी हिसाब से बदलती हैं चीज़ें, 3 महीने का टाइम के आधार पर। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो सारी चीज़ें समझ जाएंगे। सारी जो भी वेजिटेशन है, जो वनस्पति वाली चीज़ है, जो विंड हम व्यापारिक पवनन की बात करते हैं, सारी इसी हिसाब से है पृथ्वी की, अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो। ठीक है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर इसको बोलते हैं विषुव, हिंदी में बोलते हैं विषुव, और इंग्लिश में बोलते हैं इक्विनॉस। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, इक्विनॉस। ठीक है, क्योंकि ये 2 डेट ऐसी हैं जिसपे सूर्य की सीधी रेखाएं इस पर 0 डिग्री पे पड़ती हैं, और 21 जून हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन है, और 22 दिसंबर यहाँ पर है, सबसे बड़ा दिन है, हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन हो जाएगा 22 दिसंबर। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो सारी चीज़ों को आप समझ जाएंगे। ठीक है जी, और यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे मैं बता ही रहा हूँ। यहाँ पर जैसे सूर्य यहाँ पर 21 जून तक सीधा लंबा था, इसके बाद वापस आना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर 6 महीने का दिन हो जाता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो 6 महीने का दिन यहाँ हो गया। यहाँ पर जब सूर्य उत्तरायण है तो यहाँ 6 महीने की रात हो जाती है। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो यहाँ 6 महीने की रात हो जाती है। यहाँ 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात, 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात, ये चीज़ है पोल पर। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होगी। और 90 डिग्री तो मैंने बता ही दिया, लेटी हुई है, ऐसे आपको याद रह जाएगा, लेटीट्यूड है सारी की सारी। और इनके बीच की दूरी, दूसरा क्वेश्चन, इनके बीच की जो दूरी है हमेशा 111 किलोमीटर रहती है, क्योंकि ये पूरी समानांतर ऐसे करके रेखाएं हैं पोल पे, और यहाँ पे इनमें कोई अंतर नहीं आता बीच में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, 111 किलोमीटर इनके बीच की दूरी रहती है। दूसरी पे आ जाते हैं, जो लॉन्गिट्यूड जिसको बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री है, जिसको प्राइम मेरिडियन बोल देते हैं, मानक यामांतर। ठीक है, ब्लैक ही ले लेते हैं। उसके बाद इस तरफ का हम बढ़ेंगे तो यहाँ 180 डिग्री है। इस तरफ को हम जाएंगे तो यहाँ 180 डिग्री है।
ये जो 180 डिग्री है और ये जो 180 डिग्री है, ये एक ही लाइन है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि ये 360 डिग्री है, इसीलिए 361 नहीं होता, 360 डिग्री है। पूरे अगर आप सर्कल को 360 डिग्री का ही कोण होता है, ऐसे करके बांट दो, ठीक है। तो ये 180 इस तरफ जाता है, 180 इस तरफ जाता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय सहमति है ये ग्रीनविच से गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच से 0 डिग्री, ठीक है। इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, मानक या मंत्र। अब इन सब को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड। अब एक चीज़ और है जो क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि इनके बीच की जो दूरी है यहाँ पर हो जाती है 0, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आए तो लॉन्गिट्यूड का, और यहाँ पर इक्वेटर पर होती है सबसे ज़्यादा इनके बीच की दूरी, जैसे ये और ये 111 किलोमीटर 32 कुछ हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर पोल पे जाएंगे तो फिर 0 हो जाती है, ये आपको ध्यान रखनी है बात। क्वेश्चन आया हुआ है इक्वेटर पे इनके बीच की दूरी जो लॉन्गिट्यूड की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, और पोल पर सबसे कम होती है। समझ गए चीज़? अब ये है टाइम जोन के लिए मेन जो चीज़ है इसका, टाइम जोन की तरफ इस तरफ हम जाते हैं तो टाइम बढ़ता है प्लस में, ठीक है। इस तरफ हम जाते हैं तो टाइम कम होता है माइनस में। अब माइनस में जाता जाता टाइम है जो 180 डिग्री यहाँ पर हो जाता है -12, ठीक है। यहाँ पे प्लस में जाता जाता इस तरफ हम जाते हैं तो हो जाता है +12। तो क्या हो गया, 12 प्लस हो गया और 12 माइनस हो गया, तो 24 घंटे का अंतर आ जाता है। तो ये 360 डिग्री 24 घंटे में से बांटा हुआ है। यहाँ पर आ जाते हैं फिर इंटरनेशनल डेट लाइन, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। वहाँ पर ऐसे हो जाता है जैसे हम इस तरफ से जा रहे हैं तो ये चीज़ घूम के इस तरफ आ गई, और इस तरफ से हम जा रहे हैं तो ये चीज़ यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर टाइम 12 घंटे पीछे, हम 12 घंटे आगे चला, 24 घंटे का अंतर हो गया। ये होगी इंटरनेशनल डेट लाइन। इसको अगर आप क्रॉस करोगे तो एक दिन जोड़ना घटाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ अगर सोमवार है, क्योंकि टाइम उस तरफ पीछे चल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मंगलवार। आगे चीज़ समझ में? यहाँ पर सोमवार है तो यहाँ मंगलवार। अगर कोई प्लेन इस तरफ से इस तरफ आता है या कोई जहाज समुद्री जहाज इस तरफ से इस तरफ, तो एक दिन जोड़ना पड़ेगा, इस तरफ से इस तरफ जाएगा तो एक दिन घटाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये चीज़ आपको समझनी है। हालांकि यहाँ पर इस तरफ से इस तरफ को टाइम बढ़ रहा है, इस तरफ से इस तरफ को टाइम घट रहा है, लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन पर ये चीज़ घूम के आ गई ना, आपको ऐसे देखना होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जैसे ये आपकी 0 डिग्री होगी, ठीक है। उसके बाद ये 180 तक है, ये फिर वाइट हो जाता है पता नहीं क्यों, ये 180 तक है आपका, ठीक है, और ये भी 180 तक है, ठीक है। यहाँ पर 0 समय है, यहाँ पर जो टाइम है प्राइम मेरिडियन पे 0 माना गया, अंतर्राष्ट्रीय सहमति है इसके लिए। इस तरफ को जाएंगे टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। तो 180 और 180 360 को अगर आप करोगे 24 घंटे में, अगर आप वो कर लोगे तो क्या होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट का समय है, 4 मिनट का अंतर आता है एक डिग्री क्रॉस करने में, 4 मिनट का, ठीक है। तो 15 में कितने का हुआ, 60 डिग्री का, 1 घंटे का अंतर आ गया, ठीक है। 1 डिग्री में इतने का हो गया, ठीक है जी। अब जो हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, ठीक है, वो क्या ले रखी है हमने, हमारा स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री को अगर आप ऐसे निकालोगे, 82 कर दो आप 4 से, ठीक है, 328 हो गया। और आधे मिनट का जो है, 1 डिग्री पे 4 का है, तो आधे भी कितने का हुआ, 2 का हो गया, तो हो गया 330। 330 को अगर आप 60 से करोगे ऐसे करके, तो 5.5 घंटे इसका अपने आप आ जाएगा। हम 5.5 घंटे आ गए हैं ग्रीनविच से। ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा कई बार। तो आप कहीं का भी टाइम निकाल सकते हो ऐसे, ठीक है। वो चीज़ आपको दी होगी कि वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है या ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, यानी कि पूर्वी देशांतर है या पश्चिमी देशांतर है, तो आप कहीं का भी समय निकाल सकते हो उससे। 1 डिग्री में मैंने बता ही दिया 4 मिनट का अंतर है, ठीक है। तो 15 में कितने का हुआ, 60 का, यानी कि 1 घंटे का। तो आप कहीं का भी टाइम निकाल सकते हो। ये आपका प्लस में हो जाएगा पूर्वी वाला, और पश्चिमी वाला आपका माइनस में हो जाएगा। किसी भी देश का टाइम जोन आप निकाल लोगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। यहाँ पर ये देश है, उसके ये टाइम जोन है। देखिए सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ पर है, रशिया में है। सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन है वो रशिया में है, ठीक है जी। अच्छा, ये चीज़ इसने इस तरफ से माइनस में दे रखी है, आपने देखा होगा। ये इस तरफ से ले रहा है पूरी की पूरी, जैसे पृथ्वी ईस्ट से वेस्ट घूमती है, तो इस तरफ को टाइम ऐसे चलता है।
ये आप यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे कि ये देखो यहाँ संडे था और यहाँ पर ये मंडे हो गया, ठीक है जी, ये संडे था यहाँ पर और ये मंडे हो गया, ऐसे करके। आगे बात कर लेते हैं कॉन्टिनेंट की, ठीक है। अर्थ पर कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 कॉन्टिनेंट है भाई, ये कलर लेते हैं। 7 कॉन्टिनेंट हैं यहाँ पर। कौन कौन से आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। जैसे सबसे बड़ा है हमारा एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। यहाँ पर एशिया में यूराल पर्वतमाला है, यूराल माउंटेन रेंज है जो। उसके बाद कैस्पियन सागर है, ये मैप में भी आगे मैं आपको दिखा दूंगा, पहले चीज़ें समझ लो थोड़ी सी। उसके बाद ब्लैक सागर है, जहाँ पर आप रूस और यूक्रेन का चला हुआ है, ठीक है। उसके बाद मेडिटेरियन सी आ जाता है, यहाँ पर स्वेज नहर है, लाल सागर है, ठीक है, ये ऐसे करके। और ये पीपा न्यू गिनी बीच में से कटा हुआ है ऐसे करके। ये हमारा पूरा का पूरा एशिया आ जाता है, एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप, ठीक है, सबसे बड़ा है। दूसरा कौन सा है? दूसरा अफ्रीका। अफ्रीका यहाँ पर स्वेज नहर से ही अलग है एशिया से। अगर आपसे पूछा जाए एशिया और अफ्रीका के बीच में किस किस से अलग है, तो स्वेज नहर है। एशिया और यूरोप किससे अलग है? यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है। जल संधि अगर आपको पता हो तो दो नदियों को, दो जल राशियों को जोड़ती है जो, ठीक है। ये चीज़ें बाद में अगले मैप में करेंगे, पर बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। उसके बाद अफ्रीका हो गया सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे अफ्रीका हो गया। पहले नंबर पे आपका एशिया हो गया। थर्ड नंबर पे कौन सा है? थर्ड नंबर पे आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये पनामा जल संधि से यहाँ से अलग है। थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है जी, कॉन्टिनेंट। फोर्थ नंबर पे कौन सा है? फोर्थ नंबर पे आपका साउथ अमेरिका होगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आपका अंटार्कटिका आ गया, जो पूरा का पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, ठीक है जी। सिक्स्थ नंबर पे आपका यूरोप आ गया। यूरोप यही है, इससे अलग हुआ एशिया से, यूराल पर्वतमाला, कैस्पियन सागर, ब्लैक सागर, ठीक है। और यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि, छठा हो गया। और सातवां हो गया आपका ओशियनिया। आजकल इसे ऑस्ट्रेलिया नहीं बोला जाता, इन सबको मिला करके ओशियनिया बोला जाता है। ये 7वें नंबर का हो गया। 8वें नंबर की जिसकी बात चल रही है, जीलैंडिया, जिसे बोला जा रहा है कि ये बोला जा रहा है कि उसका 90% जो भाग है वो समुद्र में है, उसका 10% है, ये न्यूजीलैंड उसका भाग बताया जा रहा है। उसको वाली मान्यता नहीं मिली अभी तक। जो है 7 कॉन्टिनेंट है। फर्स्ट पे आपका एशिया हो गया, सेकंड पे आपका अफ्रीका हो गया, थर्ड पे नॉर्थ अमेरिका, और फोर्थ पे आपका साउथ अफ्रीका, और फिफ्थ पे आपका अंटार्कटिका, सिक्स पे यूरोप, 7 पे ओशियनिया, ठीक है। क्लियर होगी चीज़? अच्छा, एक बेसिक सी चीज़ है, वैसे तो आपको पता होगी। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका में देश है, यूएसए एक देश है एक अलग से, ठीक है। अमेरिका जो है वो कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ऐसे ही अफ्रीका में है, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका एक देश है, यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है जी। ये हो गया आपके 7 कॉन्टिनेंट हो गए। उसके बाद बात कर लेते हैं ओशियन की, महासागर जिनको बोला जाता है। महासागर कितने हैं? 5 है, ठीक है। सबसे पहला सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ये आपका आ गया नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। इसको दो हिस्सों में इन्होंने बांट रखा है। यहाँ पर ये रूसिया से, उसके बाद चाइना आ गया, ठीक है जी। उसके बाद ये इंडोनेशिया वगैरह आ गया। तो यहाँ पर ये इस तरफ है जुड़ा हुआ, और यहाँ पर ये दूसरी साइड इसमें आ गया, अमेरिका आ गया, ठीक है। मैक्सिको वगैरह आ गया, कनाडा आ गया, और ये लैटिन अमेरिकी देश आ गए। ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। सेकंड नंबर किसका है? सेकंड नंबर है अटलांटिक महासागर का, ठीक है। ये ऐसे करके इस तरफ आ गया, ग्रीनलैंड, कनाडा आ गया, अमेरिका आ गया, लैटिन अमेरिकी देश आ गए सारे के सारे, और यहाँ पर अफ्रीका का आ गया, फिर आपका यूरोप आ गया, ठीक है। ये चीज़ होगी यहाँ पर। अब ये एस आकृति का है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। दूसरी चीज़, इसके बीच में ना समुद्री कटक है, सबसे लंबी पर्वतमाला है, माउंटेन रेंज सबसे लंबी अगर देखा जाए तो पूरे, अगर इसको मान्यता मिल जाए तो सबसे लंबी है। वैसे तो एंडीज़ है जो महाद्वीप पर है, समुद्र वाली को मान्यता मिल जाए तो ये कटक जिसको बोला जाता है सेकंड नंबर पे, ठीक है जी। थर्ड नंबर पे कौन सा है? थर्ड नंबर पे इंडियन ओशियन है, हमारे देश के नाम पर है। एक ऐसा महासागर जो हमारे देश के नाम पर है, ठीक है। इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, इसका थर्ड नंबर आ गया। सेकंड नंबर पे ये है, ठीक है जी। फोर्थ नंबर पे कौन सा है? फोर्थ नंबर पे जिसको अभी मान्यता मिली है पीछे कुछ सालों में, साउथर्न एशियन, दक्षिणी महासागर,
दक्षिणी महासागर, साउथर्न एशियन, ये इस तरह लंबा है, अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ। ठीक है जी। और पाँचवें नंबर, चौथे नंबर का ये हो गया। पाँचवें नंबर का कौन सा है? आर्कटिक, जिसको बोलते हैं आर्कटिक महासागर, ये नॉर्थ पोल पे है। ठीक है, ये आर्कटिक महासागर है और ये अंटार्कटिका देश, सॉरी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये चीज़ें तो होगी आपकी बेसिक्स ही। अब बात कर लेते हैं हम देश पे। ये आगे आपके देश, ठीक है, मैपिंग के हिसाब से हम बात कर लेते हैं। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पे बात करें तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया, पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे रशिया है क्षेत्रफल के आधार पे। अच्छा, रशिया को यूरोप में माना जाए या एशिया में माना जाए? अगर रूस का एरिया देखा जाए तो सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो एरिया है 60 से 70% तक जो एरिया है इसका, वो एशिया में है। लेकिन इसकी जो कैपिटल है मॉस्को, वो यूरोप में है, तो इसे यूरोप में ही मानते हैं। ऐसे दो देश और हैं, जैसे कि एक तो टर्की है, यूरोप में और एशिया में है, ठीक है जी। और दूसरा है जॉर्जिया, जॉर्जिया भी यूरोप में और एशिया में है। तीन देश ऐसे हैं। तुर्की बोला जाता है आजकल, जॉर्जिया और ये रशिया। तो फर्स्ट नंबर पे तो आपका रशिया होगा एरिया वाइज। सेकंड नंबर पे आपका कनाडा हो गया, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, इससे जुड़ा हुआ आपका यूएसए है, अलास्का, ठीक है जी। थर्ड नंबर पे, अच्छा, थर्ड नंबर को लेकर के बहुत सी दिक्कत है। कई जगह आपने देखा होगा डाटा में यूएसए लिखा हुआ है और कई जगह डाटा में आपने चाइना देखा होगा, ठीक है। ये जो इंटायर एरिया है और जो लैंड एरिया उसके हिसाब से है, और कुछ द्वीपों को लेकर के इनके बीच में थोड़ा सा विवाद है कि कुछ कि कौन से एरिया को काउंट किया गया है। लेकिन मैंने इस चीज़ को देखने के बाद मैंने बताया थर्ड नंबर पे आपका चाइना ही है। पूरा जो लैंड एरिया देखेंगे आप अच्छे से चेक कर लेना। हालांकि कई बुक्स में आपने देखा होगा बहुत जगह यूनाइटेड स्टेट ही लिखा हुआ है, लेकिन थर्ड नंबर पे लैंड एरिया के हिसाब से चाइना ही आएगा। फोर्थ नंबर पे आपका यूएसए है, ठीक है जी। फिफ्थ नंबर पे ब्राज़ील है, सिक्स्थ नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और 7 नंबर पे हमारा इंडिया है। आगे बता दूंगा, इससे पहले आप याद कर सकते हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। 8वें नंबर पे आपका अर्जेंटीना आ जाएगा, ठीक है। 9वें नंबर पे कजाकिस्तान आ जाएगा, जो सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री भी है। और 10वें नंबर पे आपका अल्जीरिया आ जाएगा। तो फर्स्ट पे रशिया होगा, सेकंड पे कनाडा हो गया, थर्ड पे चाइना हो गया, फोर्थ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, पाँचवें पे ब्राज़ील हो गया, छठे पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, सातवें पे इंडिया हो गया, आठवें पे अर्जेंटीना हो गया, 9वें पे कजाकिस्तान हो गया और 10वें पे अल्जीरिया हो गया। ये नोट कर लेना, 10 के 10। उसके बाद है क्षेत्रफल, सॉरी पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा देश है? पॉपुलेशन के हिसाब से तो आपको पता ही है चाइना ही है पहले नंबर पे, ठीक है जी। सेकंड नंबर पे इंडिया है, ठीक है जी। थर्ड नंबर पे कौन सा है? थर्ड नंबर पे यूएसए है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे कौन सा है? फोर्थ नंबर पे इंडोनेशिया है, ये आ गया इंडोनेशिया पूरा का पूरा, ठीक है। पाँचवें नंबर पे कौन सा है? पाँचवें नंबर पे पाकिस्तान है, ठीक है। और छठवें नंबर पे कौन सा है? नाइजीरिया है, छठवें नंबर पे नाइजीरिया। 7 नंबर पे कौन सा है? ब्राज़ील है। 8वें नंबर पे कौन सा? 8वें नंबर पे बांग्लादेश है। 9वें नंबर पे रशिया है और 10वें नंबर पे मैक्सिको, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकंड नंबर पे इंडिया हो गया, थर्ड नंबर पे यूएसए हो गया, ठीक है जी। फोर्थ नंबर पे आपका इंडोनेशिया हो गया, ठीक है जी। फिफ्थ नंबर पे पाकिस्तान हो गया, ठीक है जी। और सिक्स्थ नंबर पे कौन सा हो गया? सिक्स्थ नंबर पे नाइजीरिया हो गया। 7 नंबर पे ब्राज़ील हो गया। 8वें नंबर पे बांग्लादेश हो गया। 9वें नंबर पे रशिया होगा और 10वें नंबर पे आपका मैक्सिको हो गया। तो यहाँ पर आपके देश पूरे के पूरे कवर हो गए। अब अगला जो वीडियो है उसमें हम जो आपके एक तो प्रायद्वीप होते हैं, ठीक है जी, उनके बारे में बात करेंगे। जो प्रायद्वीप वगैरह हैं, खाड़ी वगैरह हैं, बे ऑफ बंगाल वगैरह, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आइलैंड के बारे में बात करेंगे और जो आपकी जो सी हैं, जो झील वगैरह हैं, सबसे बड़ी सबसे छोटी, इन चीज़ों की मैपिंग करेंगे और उनके आसपास के देश और जो चीज़ें रह गई हैं इक्वेटर के आसपास के देश किन देशों से होकर गुजरती है, कैप्रिकोरिन और
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इन बर्थ की भी बात करेंगे, ये कौन कौन सी देश से होकर गुजरती है। सेकंड वाला बिल्कुल मैपिंग पे होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा तो बताना। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।